बच्चों, आज हम क्लास 8 का पाठ संख्या 10 फसल उत्पादन के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें फसल चक्रण, उर्वरक, सिंचाई, कटाई और मड़ाई के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का पाठ शुरू करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि हमने पिछले भाग में क्या जाना। पिछले भाग में हमने कृषि के बारे में जाना। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि कृषि पर ही आधारित हैं। कृषि की शुरुआत कैसे हुई? पहले मानव जंगलों में भटकता था और जीव जंतुओं से और फल फूल से अपना भोजन ग्रहण करता था। ऐसा माना जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व जब मानव ने नदी के किनारे रहना शुरू किया, तब उसे कृषि की जानकारी हुई और उसने विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित करना शुरू कर दिया। कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए। जैसे जैसे सभ्यता का विकास बढ़ता गया, कृषि के क्षेत्र में भी सुधार होते चले गए और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना और उनकी समृद्धि करना मानव सीख गया। मौसम के अनुसार फसलें, हर फसल को अलग प्रकार के मौसम की, ताप की और पानी की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। जून में बारिश का मौसम होता है, तो इस फसल को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। रबी की फसल नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। तो ठंडों के मौसम में इन्हें बोया जाता है, इसलिए इनको कम ताप की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जायद की फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। तो मार्च से गर्मी का मौसम शुरू होता है, तो इन फसलों को अधिक ताप की आवश्यकता होती है। फिर खेती के विभिन्न चरणों के बारे में जाना, क्योंकि पेड़ पौधे मिट्टी से पोषण प्राप्त करते हैं और मिट्टी से ही जल प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले खेती करने के लिए हमें मिट्टी तैयार करनी होगी। मिट्टी हमने जाना, 3 प्रकार की मिट्टियों के बारे में यहाँ चर्चा की: बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है, इसके कण मोटे मोटे होते हैं, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। चिकनी मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं और इसमें जल ग्रहण करने की, जल को रोके रखने की क्षमता अधिक होती है। और दोमट मिट्टी को बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी को मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद यदि इन तीनों मिट्टियों में ह्यूमस मिला दिया जाए, ह्यूमस यानी कि सड़े गले पेड़ पौधे की पत्तियां, फल फूल आदि के छिलके, यह जो भी मरे हुए जीव जंतु हैं, इनके जो मिट्टी में जब ये मिल जाते हैं तो ह्यूमस बनाते हैं, और ये ह्यूमस जिस भी मिट्टी में मिल जाता है तो वो उपजाऊ हो जाती है। इसके बाद खेतों की जुताई के बारे में जाना। जुताई के लिए हम उथली जुताई के लिए हैरो नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, और हल तो आप जानते ही हैं। इसी प्रकार बीजों के चुनाव के लिए हमने एक परीक्षण भी किया था, आपको अच्छे से याद है ना? हमने कुछ गेहूं लिए थे, उन्हें पानी में डाला। पानी में डालने पर कुछ गेहूं ऊपर तैरने लगते हैं और कुछ तली में बैठ जाते हैं। तो जो गेहूं ऊपर तैरते हैं वो अस्वस्थ है और बोने के लिए उपयुक्त नहीं है, और जो तली में बैठ जाते हैं वह गेहूं स्वस्थ हैं, जो कि बोने के लिए उपयुक्त है। इसके बाद हमने बीजों का चुनाव करने के बाद उनको बोया। बोने के भी बहुत से तरीके हैं, जैसे कि बिखरा कर या फिर गहराई में बोकर। गहराई में बोने के लिए बीज ड्रिलर, जिसे सीड ड्रिल, बीज बेधक या सीड ड्रिल भी कहते हैं, या फिर डिबलर का प्रयोग किया जाता है। इससे सभी बीजों को निश्चित गहराई तक और समान दूरी पर बोया जा सकता है, जिससे बीजों को पर्याप्त पोषण और सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। और गहराई में बोने से एक और फायदा है, हम बीजों को क्षति होने से बचा सकते हैं, पशु पक्षियों से और कीट पतंगों से। इसके बाद मृदा के पोषक तत्व,
जैसे कि मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में विस्तार से चर्चा की। हर पौधों को पोषण के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वही मृदा में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने जरूरी हैं, वरना पौधे उचित ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आज हम क्या जानेंगे इसके बारे में देखते हैं। आज हम फसल चक्रण के बारे में जानेंगे। कंपोस्ट खाद, रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी उर्वरक, नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन चक्र के लिए 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलती हैं। इसको हम विस्तार से जानेंगे सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तड़ित एवं वर्षा के द्वारा, रासायनिक उर्वरक के द्वारा, फसलों की सिंचाई के स्रोत, फसल की सिंचाई करी जाती है, कहाँ कहाँ से जल प्राप्त होता है, फिर फसलों की सिंचाई होती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता, खरपतवार, फसलों को पक्षियों, चूहे, इल्ली, टिड्डे आदि से बचाना, और जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई और मड़ाई की जाती है। तो आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फसल चक्रण। बच्चों, फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि में उर्वरकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाया जाता है, जैसे कि गेहूं के फसल के बाद दलहन की फसलें और कपास की फसल के बाद मूंगफली की फसलें। ये क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि हर फसल को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कोई पोषक तत्व एक फसल के लिए आवश्यक है तो दूसरे दूसरी के लिए। यदि इनको बदलकर लगाएंगे तो मृदा में पोषक तत्व और उर्वरकता बनी रहेगी। तो इस तरह से एक जो ये फसलें लगाई जाती हैं तो इससे भूमि की उर्वरकता बनी रहती है। इस प्रक्रिया को हम फसल चक्रण कहते हैं। आपको समझ में आया? एक बार पुनः देखते हैं। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है, जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल कपास और मूंगफली के साथ साथ लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरकता बनी रहती है। इसी को हम फसल चक्रण कहते हैं। कंपोस्ट खाद। खाद तो आप सभी लोग जानते होंगे। अब आप सोच रहे हैं कि कंपोस्ट खाद क्या है। मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक, कृत्रिम अथवा प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे कि गोबर, बेकार साफ सब्जियां और पौधे की पत्तियां, अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ खाद कहलाते हैं। अब खाद तो आपने जान लिया, कंपोस्ट खाद कैसे तैयार होती है, तो चलिए देखते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को हम एक गड्ढे में डाल देते हैं और उसको मिट्टी से ढक देते हैं। तो जो ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि इनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं या अपघटित कर देते हैं, और इस प्रकार जो खाद तैयार होती है उसे हम कहते हैं कंपोस्ट खाद। और इसमें बहुत अधिक उर्वरक होते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत लाभकारी हैं। खाद के माध्यम से पोषक तत्व यदि पूरे नहीं पड़ते हैं तो हमें रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। रासायनिक उर्वरक क्या है? रासायनिक उर्वरक ऐसे लवण अथवा कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कार्बन होते हैं। हमने जैसा कि अभी पिछले भाग में बताया था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कार्बन मुख्य पोषक तत्व हैं। तो पौधों में इनकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो यदि मिट्टी में ये पोषक तत्व नहीं होते हैं तो हम उन्हें रासायनिक उर्वरक के माध्यम से डालते हैं। प्रमुख रासायनिक उर्वरक। कुछ प्रमुख रासायनिक उर्वरक हैं जो हम लोग
कृषि में प्रयोग करते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम इत्यादि। इनमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है। उर्वरक जल में अति घुलनशील होते हैं, इस कारण पौधों की जड़ों के द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक। अलग अलग फसलों के लिए उर्वरक भी अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि दलहनी फसलें। दलहनी फसलें कौन सी होती हैं? जो हमारी दालें होती हैं, मटर है, चना है, इन्हें हम दलहनी फसलें कहते हैं। तो दलहनी फसलों को नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इन पौधों में नाइट्रोजन की जरूरत उनकी जड़ों में स्थित नाइट्रोजन जीवाणुओं की सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले आप ये देखिए, ये दलहनी फसल है, इसकी जड़ में ये छोटे छोटे से रूट नोड्यूल हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे से जीवाणु होते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, क्योंकि पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। चलिए हम इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण को जानते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है। हालांकि वायु में ये प्रचुर मात्रा में 79% होती है, लेकिन फिर भी पौधे से वायुमंडल से सीधे नहीं ले पाते। हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन से ही बना होता है, इसलिए नाइट्रोजन सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और यह किस प्रकार से होता है, नाइट्रोजन चक्र क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह देखिए, ये नाइट्रोजन चक्र है। यहाँ आप देख रहे हैं वायुमंडल की नाइट्रोजन है। इसको हम तीन तरह से, ये जो नाइट्रोजन है ये तीन प्रकार से नाइट्रेट में बदलती है। तड़ित एवं वर्षा के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा और रासायनिक उर्वरक के द्वारा। जब ये नाइट्रेट में बदल जाती है तो मिट्टी में ये पानी में घुल जाती है और मिट्टी के द्वारा पौधों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और पौधे उसको प्रोटीन में बदलते हैं। और जब पौधों को मनुष्य जीव जंतु ग्रहण करते हैं तो ये प्रोटीन जीव जंतुओं के शरीर में पहुंचता है। अब यदि पौधे या जंतु मर जाते हैं या फिर उनके अवशिष्ट पदार्थ पुनः भूमि में नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में आ जाते हैं। अब नाइट्रोजन के यौगिक जैसे कि अमोनिया और नाइट्रेट, लेकिन इसको भी पौधे नहीं ले सकते। तो इनका क्या होता है, भूमि में कुछ छोटे छोटे से जीवाणु होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, वो इस नाइट्रोजन के यौगिकों को पुनः नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब ये पुनः नाइट्रेट बन गया। अब नाइट्रेट को कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग जीवाणु भी बोलते हैं, ये पुनः वायुमंडल में नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस तरह से ये नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है। नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनता है और नाइट्रेट से पुनः नाइट्रोजन बनता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो स्थिर रहती है। इसको हम आगे भी समझते हैं। हमने बताया नाइट्रोजन तीन प्रकार से नाइट्रेट में बदलती है। सबसे पहले सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो कि भूमि में स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। और कुछ दलहन कुल के पौधों में सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमने अभी पिछली स्लाइड में चित्र में भी दिखाया था। छोटे छोटे से गोल से रूट नोड्यूल दिख रहे थे, उनको हम बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। दूसरा तरीका, तड़ित एवं वर्षा के द्वारा। जब तेज वर्षा होती है और बिजली कड़कने लगती है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। वो जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल में बदल जाते हैं और भूमि में आ जाते हैं। भूमि में कैल्शियम और मैग्नीशियम उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं और जल में घुलकर ये
लवण जड़ों से अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से तड़ित और वर्षा के द्वारा भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है। रासायनिक उर्वरक के द्वारा वायु की नाइट्रोजन फैक्ट्रियों में रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित की जाती है और उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। उपयुक्त विधियों के द्वारा वायु की नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पौधे के द्वारा इस्तेमाल होकर भोज्य पदार्थों में जाती है और भोजन के रूप में जंतुओं में पहुंचती है। जैसा कि हमने आपको नाइट्रोजन साइकिल में समझाया था कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है नाइट्रेट में बदली, उसको पौधों ने लिया, पौधों ने प्रोटीन में बदला, फिर पौधों से वो जंतुओं में चली गई, क्योंकि जीव जंतु अपना भोजन पौधों से ग्रहण करते हैं। इसके बाद पौधे और जंतुओं के मृत होने पर सूक्ष्म जीव के द्वारा जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं पुनः नाइट्रेट में बदल जाते हैं और नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन में बदलकर पुनः वायु में विसर्जित कर देते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन चक्र चलता है और यह प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। इसके द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। फसलों की सिंचाई के स्रोत। अब सिंचाई क्या है? आप सभी लोग जानते हैं पेड़ पौधों को वृद्धि करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं पेड़ पौधे जल के रूप में घुलित अवस्था में ही अवशोषित कर पाते हैं। तो जब पेड़ पौधों को जल जो दिया जाता है उसे हम सिंचाई कहते हैं। तो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो जल के माध्यम से ही पौधों में पहुंचते हैं। अतः फसलों को निश्चित समयांतराल पर की जाने वाली जल की आपूर्ति को ही सिंचाई कहते हैं। और इस जल की आपूर्ति के लिए बहुत से स्रोत हैं, नल, नहर, नदियां, कुएं, तालाब और वर्षा। और भी बहुत से स्रोत हैं, ट्यूबवेल है, जिनके माध्यम से हम फसलों की सिंचाई करते हैं। फसलों की सिंचाई। अब इन स्रोतों से जल प्राप्त करके फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। हर फसल को एक निश्चित मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, किसी को कम की होती है, किसी को ज्यादा होती है। यदि इसकी आवश्यकता के हम विपरीत इनको जल प्रदान करेंगे तो पेड़ पौधे उचित वृद्धि नहीं करेंगे। तो फसलों की अनियमित अथवा आवश्यक सिंचाई से फसल नष्ट हो जाती है। और कभी कभी सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी फसल को बहुत क्षति पहुंचती है। तो इसलिए फसल की जो सिंचाई की जाती है उसमें भी ध्यान देना होता है कि हमें कब सिंचाई ज्यादा देनी है, कब कम करनी है। जैसे कि गर्मियों में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और सर्दियों में कम जल की आवश्यकता होती है। बारिश में तो जब बारिश होती है तो जल उपलब्ध हो ही जाता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, मिट्टी की प्रकृति भी सिंचाई को प्रभावित करती है। बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है और चिकनी और दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता बलुई मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है। मिट्टी की प्रकृति तथा फसल की आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई की जाती है। जैसे कि बलुई मिट्टी है, इसकी जल धारण क्षमता क्योंकि कम है तो उसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी। और जो चिकनी मिट्टी है तो उसमें जल धारण क्षमता अधिक है, इसलिए उसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होगी। खरपतवार। आपने देखा होगा कि खेत में फसल और पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उगाते हैं जो कि फसल की उत्पादकता को कम करते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। यह भूमि से जल और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिससे जो मुख्य फसल है वो प्रभावित होती है। वो कैसे? जो मुख्य फसल है उसको जितना पोषक तत्व चाहिए, यदि वो अन्य पौधे हैं जो अनावश्यक हैं वो ले लेंगे तो उनको कम मात्रा में प्राप्त होगा, जिससे मुख्य फसल जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। खरपतवार नियंत्रण। इसलिए इनको नियंत्रण करना और खेतों से हटाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 2,4-D और मेटाक्लोर। इनके द्वारा इनको छिड़कने से हम इन खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। कौन कौन से रसायन हैं? 2,4-D,
और मेटाक्लोर। फसलों को हानिकारक जीवों से बचाना। अब फसल को में बहुत से हानिकारक जीव हैं, जैसे कि पक्षी, चूहे, इल्ली, टिड्डे। इनसे बचाने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। पक्षियों को उड़ाने के लिए खेत में काक भकोड़ा किया जाता है या फिर ढोल बजाया जाता है। और अन्य पीड़कों के लिए पीड़ानाशी, फफूंद के लिए फफूंदनाशी और खरपतवार के लिए खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम अपनी फसलों की सुरक्षा करते हैं। कटाई और मड़ाई। अब फसल पककर तैयार हो गई, तो तैयार फसल को काटने के लिए हम कुछ यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो उसे एक फसल की कटाई कहते हैं। कुछ फसल को हाथों से भी काटा जाता है, जिसके लिए हम साधारण हंसिया या दांतेदार हंसिया का प्रयोग करते हैं। और फल सब्जियों को हम हाथों से तोड़ लेते हैं। इसी प्रकार से फसल के दानों से भूसा अलग करना मड़ाई कहलाता है। अक्सर कटाई और मड़ाई का कार्य विशेष यंत्र कंबाइन द्वारा एक साथ किया जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ऐसा बहुत से खेतों में भी आपने देखा होगा। यह यंत्र एक साथ कटाई और मड़ाई करता है, इसे कंबाइन बोलते हैं। कंबाइन मशीन। गेहूं की मड़ाई थ्रेसर बैल से द्वारा भी चल सकता है या बिजली से भी चल सकता है, इसके द्वारा की जाती है। धान के लिए पैडी थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। बीजों को फटकना। जो छोटे किसान होते हैं वो बीजों को भूसे से अलग करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए वो भूसे के हल्के तिनके हवा के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं। जब वह बीजों को फटकते हैं तो उनके हल्के तिनके हवा के साथ उड़ के चले जाते हैं और बीज की ढेरी जमीन पर बन जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बीज क्योंकि भारी होते हैं, इसलिए वो जमीन के ऊपर इकट्ठे होते चले जाते हैं। प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए बहुत से संसाधन दिए हैं।